मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़िम मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़िम आज की स्पेशल रिपोर्ट में आज मैं दो तीन जो टॉपिक्स हैं उन पे बातचीत करना चाहूँगा। पहली बात हम करेंगे कोरोना पे, और नाज़िम मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना की जो सूरत हाल है इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तकरीबन पंजाब में कोई 2 करोड़ के करीब केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, और 35 लाख के करीब जो सिर्फ लाहौर के केसेस हैं। कोई गली मोहल्ला जो है वो ऐसा नहीं है जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स नहीं हैं। लेकिन अभी तक हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमारे किसी रिश्तेदार की खुदा ना करे कोई मौत वाक़या हो, या हमारे करीब कोई नेबर्स में हो, तो फिर हम यकीन करें कि कोरोना है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मौत तो एक दिन आनी ही है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मौत का वक्त जो है वो मुकर्रर है, बिल्कुल मौत अटल है। लेकिन मौत जो है वो लापरवाही और हमारी बेवकूफ़ी से क्यों आए? वक्त से पहले हम क्यों मरें? क्यों ना हम एहतियात करें? क्यों ना हम गवर्नमेंट ने जो हमें एसओपीज़ दिए उन पर हम अमल दरामद करके अपनी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज मुझे यूरोप से एक फ़ोन कॉल आई कि क्लार्काबाद में एक पेशेंट है, वो अपनी बिल्कुल केयर नहीं कर रहा है, बल्कि 3 लोगों के उन्होंने नाम बताए और 3 लोगों के नाम लिए कि वो लोगों में घुल-मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। फिर मैंने क्लार्काबाद में इमरान प्रकाश साहब हैं, उनसे बात की कि इमरान भाई इस तरीके से है। उन्होंने कहा ये बंदा हॉस्पिटल में जॉब करता था, उसके बाद जब ये कोरोना इसको हुआ, ये हॉस्पिटल में 2 दिन रहा, फिर इसने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया। तो एक ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो ये भी है, बहुत से लोग जो हैं वो कोरोना के पेशेंट हैं, लेकिन वो शर्मा रहे हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं। और यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपने भाई एजाज़ आलम अगस्टिन को, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स को भी, कि जब उन्होंने फ़ील किया कि मुझे कोई कोरोना का, जब उन्हें शक पड़ा कि मुझे कोरोना ना हो, उन्होंने अपना मेडिकल करवाया और उस मेडिकल रिपोर्ट में उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया। और बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कौम को आगाह किया और फिर दुआया दरख्वास्त जो कौम से अपील की, तो कल हमने उनके लिए दुआ भी की। मैं आज भी आपसे अपील करूंगा कि आज आप अपनी खुसूसी दुआ में मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एजाज़ आलम अगस्टिन को याद रखें कि उनका कोरोना टेस्ट जो है वो भी पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पर मैं जिक्र करता चलूँ कि न्यूजीलैंड ने अपने मुल्क को जो वो कोरोना से बिल्कुल क्लियर कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले ही ये रिपोर्ट आई है, लेकिन यहाँ पे मैं कंपैरेटिव करना चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का कि किस तरीके से हमारे मुल्क में ये कोरोना जो है बढ़ गया। और अभी मेरे साथी कैमरामैन जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने हार्ड एंड शॉर्ट जो है वो लॉकडाउन किया था, और उसके बड़े जो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आए, और आज उनका जो आखिरी पेशेंट था वो भी सेहतियाब होकर अपने घर वापस चला गया। और जो मुल्क की वज़ीर आज़म थी वो हर रोज़ टीवी पर आकर बताती थी लोगों को एसओपीज़ और तमाम हालातों वाक़यात से कोरोना के ताल्लुक से आगाह करती थी, और बहुत ज़्यादा उन्होंने कैंपेन की और लोगों को अवेयर किया। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जब हमारे मुल्क में कोरोना की वबा ने पंजे गाड़े, जब 1-2 पेशेंट सामने आए, तो उस वक़्त बहुत से जो एनजीओज़ के लोग, सिविल सोसाइटी के और सियासतदान और मुख्तलिफ़ शुबाई ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाली जो शख्सियात हैं, वो सड़कों पर निकल आए, लोगों के उन्होंने हाथ धुलवाए, उनको सैनिटाइज़र दिए, साबुन दिए, टॉवल दिए। लेकिन वो सब कुछ जो था, वो सिर्फ़ दिखावे के लिए था। वो सब लोग मीडिया को दिखाने के लिए सड़कों पर निकले, लोगों को हाथ धुलाए। चलें ठीक है, मान लेते हैं कि शायद वो एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहे थे कि हम सब लोग निकलें, लेकिन वो सिर्फ़ 1-2 दिन के लिए था। अब ज़रूरत इस बात की है, अब चाइना ने जो है वो किस तरह कोरोना पे काबू पाया। उन्होंने भी अपने मुल्क में जो टफ़ टाइम था उस पर बड़े हौसले, हिम्मत और सब्र के साथ उन्होंने एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में अगर कोई मुसीबत, परेशानी, कोई आफ़त आ जाती है, तो हम यहाँ पर सियासत करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। जबकि मेरा मानना और कहना ये है कि जब हम मुश्किल में हों, परेशानी में, मुसीबत में या किसी आफ़त में हों, तो हम आपस के इख्तिलाफ़ात बुलाकर एक पेज पर आ जाएँ और सब मिलकर उस वबा से, उस बीमारी से, उस आफ़त से, उस मुश्किल से मिलकर मुकाबला करें, तो कोई ऐसी बात नहीं, हम उस पर ओवरकम आ सकते हैं। अब चाइना में जब कोरोना आया, तो चाइना की गवर्नमेंट ने जो उनकी अपोजिशन जमातें थी, उन्होंने एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं किया था, बल्कि सब लोगों ने मिलकर उसका मुकाबला किया
और खुदा का शुक्र है कि चाइना से भी जो कोरोना है वो क्लियर हो गया और वहाँ पर भी जो ज़िंदगी है मामूल के मुताबिक आ गई है। इसी तरह दूसरे ममालिक भी बड़ी सख्त जंग जो है वो लड़ रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम है हमारे ऊपर, टफ़ टाइम से हम गुज़र रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस वबा का हमने किस तरह मुकाबला करना है। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। नाज़रीन, थोड़ी देर पहले अभी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी अज़ीम कमल चौहान साहब जिनका तल्लुक़ गुजरांवाला से है कि मुबारक हो कि पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स की जो एमरजेंसीज़ हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो अब जो लोग ये कहते थे कि शायद अमेरिका से $35,000 जो है वो एक डेड बॉडी का वसूल किया जा रहा है, वो कह रहे हैं जी अब आप खुद ही हॉस्पिटल्स की बजाय अब खुद हम अमेरिका से जो है वो पैसे वसूल कर लें कि अब हम मरने वाले हैं या हमें कोरोना हो गया। तो मैं नाज़रीन आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोरोना एक तल्ख़ हकीकत है, इसका सामना हमने करना है और ये इस हकीकत से हमने बड़े सब्र, हौसला और हिम्मत से लड़ना है। दूसरों को हमने क्रिटिसाइज़ नहीं करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। ये एक वबा है या एक मुसीबत की घड़ी है। कौमों का उसी वक्त पता चलता है कि ये कौमें जो कितने ज़र्फ़ की मालिक हैं जब वो मुसीबतों, परेशानियों, मुश्किलात से बाहर आती हैं। तो एज़ पाकिस्तानी, एज़ मसीही हमने ये साबित करना है कि हम एक ज़िंदा कौम है, हम एक महज़्ज़ब कौम है और हम मुश्किलात में, परेशानियों में डट कर मुकाबला करके इन सारे बहरानों से बाहर आ सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने उन तमाम लोगों को जो हमारे इर्द-गिर्द गरीब हैं और कोरोना की वजह से वो मुतासरा हैं या वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं, हमने उनका भी ख़्याल रखना है। यीशु मसीह की मोहब्बत को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपने हमसाये से अपनी मानवत मोहब्बत रखनी है। अगर आज हम इस चीज़ का ख़्याल कर लें कि हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, हमारे इर्द-गिर्द रिश्तेदारी में या दूसरे लोग, हम उनका ख़्याल रखेंगे, हम उनको भूखा नहीं सोने देंगे, हम उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। हर बंदा अगर ये सोच ले तो मेरा ख़्याल है कि हम इस सारे बहरानों पर काबू जो है वो पा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे शादी ब्याह के मौका पर हम गिफ्ट देते थे, बर्थडे के मौका पर हम गिफ्ट देते थे या आम रूटीन में हम अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट देते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ऐसे जो तोहफ़े हैं उनका इंतखाब करें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। हम गिफ्ट के तौर पर जो गरीब लोग हैं उनको फेस मास्क दे सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र्स दे सकते हैं, साबुन दे सकते हैं और इसी तरह वो जो आजकल बहुत से गरीब जो मल्टीविटामिन्स डॉक्टर्स जैसे बताते हैं कि विटामिन सी की जो कमी है उस वजह से भी पेशेंट अब जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो विटामिन सी की कमी की जो गोलियाँ हैं, मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ, हम ये भी गिफ्ट कर सकते हैं, दवाइयाँ भी गिफ्ट कर सकते हैं नज़रिया ज़रूरत के तहत। तोहफ़ा वही होता है जो किसी की ज़रूरत के मुताबिक हम अगर उसको दें। क्या फ़ायदा हम किसी को परफ्यूम दे दें, कोई शर्ट दे दें, अगर किसी की सेहत होगी, किसी की ज़िंदगी बच जाएगी तो फिर ही वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकेगा। अभी ज़रूरत हमें इस चीज़ की है कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएँ, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें और जो हमारे पास सहूलतें हैं वो हम दूसरों के साथ भी बाँटें। और मैं एक दानिश्वर जो चाइना से थे, उनकी एक कोटेशन मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में ये बयान किया था कि वो लोग जो अपने कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, अपने रुपए पैसे के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि मेरे कारोबार में मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे फ़लाँ बिज़नेस में इतना नुकसान हो गया। उसने उन लोगों को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि 2020 में अगर हम अपनी जान बचा लेते हैं तो समझिए हमने बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा जो है वो कमा लिया। और मैं इसको बहुत से दोस्तों के साथ भी मैंने इस बात को शेयर किया था कि 2020 में अगर हमारी जान बच जाती है तो हमने सब कुछ बचा लिया, क्योंकि अगर हम तंदुरुस्त होंगे, सही सलामत होंगे तो फिर ही हम कमा सकेंगे ना। अगर हमारी जान नहीं होगी तो फिर तो सब कुछ ही गया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें और इस पर अमल दरामद करते हुए हम एक महज़्ज़ब शहरी होने का, एक ज़िंदा दिल पाकिस्तानी होने का सबूत दें। और नाज़रीन, कोरोना की वजह से आजकल गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास रुपया पैसा नहीं है, लेकिन इसी तरह कुछ जो जालसाज किस्म के फ्रॉडी टाइप जो लोग हैं वो अपनी वारदातें डाल रहे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आईं और फिर मैंने मुनासिब जाना कि मैं
हमारे जो सादा लोग हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, जिनके पास फ़ोन्स नहीं हैं, उनको मैं किस तरीके से उनको गाइड कर सकता हूँ, कैसे उनकी रहनुमाई कर सकता हूँ। तो मैंने ये मुनासिब जाना कि मैं प्रोग्राम के ज़रिए जो टीवी पर मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बता सकूँ कि आजकल जालसाज जो लोग हैं, वो चूँकि हर बंदा बेरोज़गार है और वो इस किस्म के जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज दुबई में बड़ी जॉब्स निकली हैं, इटली में बड़ी जॉब्स निकल आई हैं, फ़लाँ मुल्क में बड़ी जॉब्स निकल आई हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तमाम ममालिक में जो इस वक्त जॉब्स का बहुत ज़्यादा बहरान है, बड़ी बेरोज़गारी है, और आपने लालच में आकर किसी को पैसे नहीं देने, किसी के हत्थे नहीं चढ़ना, वरना ये लोग जो हैं, आपके जो हालात हैं वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पहुँच जाएंगे। सुबह मैं देख रहा था एक रिपोर्ट के एक शख्स जो है उसको जो नौसरबाज किस्म के लोग हैं उन्होंने किस तरीके से लूटा। वो कह रहा है कि मैं स्टॉप पे खड़ा था तो एक शख्स जो है वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि आपने कहाँ पे जाना है। तो मैंने उससे कहा कि मैंने शायद भाई फेरू जाना है। तो उसने ठोकर न्याज बेग का ये वाक़या बता रहे हैं वो, कि जब थोड़ी देर हम आगे गए थे, उसको एक शॉपर मिला। उस शॉपर में शायद अच्छी खासी रकम थी, कोई 60-70 हज़ार रुपया। तो उसने वो शॉपर जो है अपने हाथ में पकड़ लिया और चुप करके उसको अपनी जेब में डाला। और थोड़ी देर बाद एक और फ्राडिया जो टीम वर्क में ये काम कर रहे थे, एक और फ्राडिया उनके पास आया और परेशानी की हालत में पूछता है कि आपके पास इधर से आपको कोई रकम तो नहीं मिली? वो बड़ी ज़रूरी मेरे पैसे थे, मैंने कोई अपने किसी अजीज़ का कर्ज़ा देना था, शायद इस तरीके से उसने कहा। तो वो उस शख्स ने, पहला फ्राडिया जो था, उसने उसका हाथ दबा दिया, कोई बात नहीं करनी। बाद में उसने कहा कि यार हम ये पैसे ना आधे कर लेते हैं। तो वो कह रहा पैसे आधे करने के लिए जब हम मैंने कहा चलो ठीक है फिर हम इधर ही कर लेते हैं। वो कहता नहीं नहीं, इधर हमें को देख ना ले, तो ज़रूरत इस बात की हम तन्हाई में जाते हैं। कहता है वो हम नहर की तरफ आ गए, कुछ ठोकर से 1.5-2 किलोमीटर जब आगे आए तो उधर जब हम पैसे आधे कर रहे तो वही शख्स जो है जिसने ये आकर कहा था 2 नंबर फ्राडिया कि मेरे पैसे गुमे हैं, वो भी वहाँ पे आ गया। और उसने कहा कि आपने उस वक्त ही कह दिया था कि ये हमें नहीं मिले पैसे और ये सारे पैसे मेरे हैं और आप झूठ बोलते हो, आप कोई मुझे प्रोफेशनल चोर या डाकू लगते हो। वो शख्स कहता है कि मेरे तो रंग ही उड़ गए, जो सादा बंदा था। तो उसने कहा कि ये कौन है तुम्हारे साथ? कहता वो जो 1 नंबर फ्राडिया था जिसने वो रकम उठाई थी, उसने कहा कि ये मेरा भाई है। कहता जब उसने ये कहा कि मेरा भाई है तो मैंने भी कह दिया ये मेरा बड़ा भाई है। तो कहता फिर मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, लेकिन तुम मुझे चोर नहीं लगते, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रायत करता हूँ। वो जो 2 नंबर फ्राडिया था वो कहता अब ऐसा करो, तुम अपनी सच्चाई साबित करने के लिए ये रकम इधर रख के ना, तो वो खंबा जो है कोई 100 मीटर या 200 मीटर के करीब था, पीछे मुड़ के नहीं देखना कि वहाँ पे ये कलमा पढ़ते हुए आपने जाना है और फिर आपने पीछे नहीं मुड़ के देखना। अगर आप सही सलामत आ जाते हो वापस, आपको बुखार नहीं हुआ, तो मैं समझूंगा कि आप सच्चे हो। वो पहला जाता है, वो कलमा पढ़ के पीछे नहीं देखता, वापस आता है तो उसे कुछ नहीं होता। वो कहता है ठीक है अब तुम जाओ। वो जो शरीफ शहरी जिसको लूटा गया, वो उसे कहते कि अपना मोबाइल, रुपया, पैसा सब इधर रखो। वो पहले से भी उन्होंने ऐसे किया था, जो फ्राडिया था वो भी, जो एक टीम वर्क थी ना। तो वो जो पहला बंदा था उससे भी सारा उन्होंने उसका माल गोदाम जो 10,000 रुपया था, मोबाइल फ़ोन था, वो उधर रखवा लिया। कहते आप पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधे जाके ना ये वापस आना आपने। जब वो खंबे तक गया तो पीछे से वो बाइक को किक मारी और उसके पैसे लेके वो रफू चक्कर हो गए। तो इस तरह से हमारे जो सादा लोग हैं, गांव से आते हैं, जॉब्स के लिए आते हैं, तो थोड़े से लालच की वजह से इन नौसरबाजों का शिकार हो जाते हैं और लालच ही इंसान को मरवाता है। और मैं आपको एक वाक़या और कोट करना चाहूँगा कि मुसाफिर बसों में जो किस तरीके से लूटते हैं। अक्सर बसों में भी लिखा होता है कि किसी से कोई चीज़ लेकर ना खाएं, कोई बिस्किट, कोई जूस ना लेकर खाएं। वो जो जूस या पानी की बोतल आपको देते हैं उसको उन्होंने इंजेक्ट किया होता है। इंजेक्शन के ज़रिए नशावर जो चीज़ है वो उसमें शामिल की होती है और वो आपको बज़ाहिर लगता है कि ये बिल्कुल पैक है, लेकिन इंजेक्ट किया होता है, उसमें इंजेक्शन लगाया होता है। टीके के ज़रिए वो उसमें नशावर गोलियाँ जो वो भर देते हैं और फिर जब आपको ऑफ़र करते हैं कि ये पिएं, आप देखते हैं कि जूस तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई नहीं है, अपने हाथों से आप स्ट्रॉ लगाते हैं तो आप पीते साथ ही आप बेहोश आ जाते हैं और फिर वो आपकी सारी वो चीज़ें जो निकाल कर तो रफू चक्कर हो जाते हैं। और फिर इसी तरह वो बिस्किट्स जो हैं, वो बिस्किट का पैकेट वो उन्होंने खुद से प्लान किया होता है। वो बिस्किट का पैकेट, जैसे कोई भी बिस्किट हम किसी भी ब्रांड का ले लें, उसको बड़ी टेक्निक के साथ खोल के नशावर बिस्किट इस तरतीब से रखे होते हैं उन्होंने कि पहला बिस्किट खुद खाना है उन्होंने,
उस बिस्किट में कुछ नहीं होगा जो उन्होंने पहले खाना है। अब जो दूसरा बिस्किट आपको ऑफर करना है उसमें नशा होगा। फिर तीसरा बिस्किट उन्होंने खुद खाना है, उसमें कुछ नहीं होगा। चौथा जो बिस्किट है उसमें भी नशा होगा। ऐसी तरतीब सेट की होती है कि जब आप कहीं जाते हैं तो ये आप इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की, जब आप सफ़र करते हैं तो आप ऐसे नौसरबाजों से होशियार रहें। और फिर हाल रोड पर आजकल ये बड़ा मामला चल रहा है कि आप अपना फ़ोन लेने के लिए जाते हैं या ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो 2 नंबर फ़ोन है चाइना के या जो ख़राब फ़ोन है वो किस तरह आपको देते हैं। मेरे साथ भी ये हो चुका है। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी का जो वाक़या है वही आपके साथ कोट करता हूँ। मैं फ़ोन लेने के लिए जब हाल रोड पे गया तो एक बच्चा, उसके पास बड़ा कीमती फ़ोन था, वो आया भागता हुआ और 2-3 लोग उसके पीछे लगे थे और वो उनके साथ लड़ रहा था कि नहीं मैं अपना फ़ोन नहीं बेचना, तुसी मैनू क्यों कहते हो फ़ोन बेचने दो। मैंने उसे कहा, मैं कहा भाई की मसला यार तुहाडा, क्यों तुसी बच्चे नूं तंग कर रहे हो। वो कह रहे नहीं भाई ना ये फ़ोन सानू कहंदा असीं हुण दे नहीं रहा। वो फ़ोन शायद 35-40 हज़ार रुपए का था। अब वही बच्चा मुझे कहता है कि भाई तुसी अगर लेना तो तुहानू मैं दे दांगा, इन्होंने मैं देना, ये पैसे घट दे रहे सन। मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन ज़बरदस्त था, 35-40 हज़ार में मुझे लग रहा था कि ये सस्ता है। तो खैर मैंने वो जब फ़ोन ले लिया, उन्होंने कहा, मैं कहा कितने पैसे। वो कहते जो मेरा अच्छा वाला फ़ोन था महंगा वाला, वो कहते ऐ ही दे दो, ये नाल ही वटा लो। अब मेरी इतनी मत मारी कि मैंने अपना फ़ोन दे दिया, वो मैंने रख लिया। घर आके मैंने चेक करवाया तो वो कहते भाईजान ये 1200-1300 से ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं है, ये चाइना का है, मुबारक हो आपको। मैं अपने आप को बड़ा शार्प समझता हूँ, लेकिन मेरे जैसे बंदों को हाथ हो गया, तो आम शहरियों के साथ क्या हो सकता है। तो इसका जो हल मैंने निकाला था, जो इसका रिज़ल्ट था वो यही था कि इंसान हमेशा लालच में जो है ना, लालच में मारा जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगियों से हम लालच निकालें। वो कहते हैं ना कि जब तक लालची लोग ज़िंदा है ना, फ्राडी ये भूखे नहीं मर सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना लालच ख़त्म करें, फिर ही हम ऐसे वाक़यात से बच सकते हैं। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट का जो मकसद था वो आपकी अवेयरनेस थी। अब मेरा मकसद था कि मैं आपको आगाह कर सकूं कोरोना बीमारी से, और इसी तरह लॉकडाउन की वजह से लोग गुर्बत का शिकार हैं। वो बहुत ज़्यादा गुर्बत में जब इंसान होता है तो उसको हर बंदा जो उसको थोड़ा सा लालच देता है तो शायद सच्चा दिखाई देता है कि हमने किस तरह इन फ्रॉडियों से बचना है। तो आज की रिपोर्ट में मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।